इस वीडियो को शुरू होने से पहले ये वीडियो देखो। पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अब या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर पाकिस्तान की आवाम। तलवारें शरीफ के तख्त पर लटकी है, उतनी ही तलवारें 62 लाख पाकिस्तानियों की नौकरी पर भी लटकी है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाएगा। पाकिस्तान में आज दाने दाने के लिए वहाँ की आवाम तरस रही है, लेकिन एक बार ये स्टैट्स भी देखिए। ये स्टैट्स है 1960 का। 1960 में इंडिया की जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $82.2 थी, वहीं पे 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $83.3 थी। और वहीं पे 2021 में इंडिया की जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $2274 होगी, वहीं पे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1538 रहेगी। वहीं पे 1960 में जहाँ पे पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम में बाहर से आगे था, 1960 में पाकिस्तान कई मुकाबलों में बाहर से आगे था, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, इलेक्ट्रिसिटी रेट, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट, इन सभी में पाकिस्तान के नंबर भारत से कई गुना सही थे। तो 1960 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो पाकिस्तान एक वक्त भारत से आगे था, उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। और अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये लोग अवाम का खून पी जाएंगे। और पाकिस्तान की सरकार एक एक रुपये बचाने के लिए ये डिसीजंस ले रही है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पाकिस्तान की हालत के पीछे क्या कारण है और क्या वजह है कि पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है। तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना होगा। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ था। पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को भारत का राजस्व का 17% और सेना का 35% हिस्सा विरासत में मिला। पर दोस्तों ये बंटवारा रातों रात नहीं हुआ था, इसके पीछे बहुत समय लगा था। लेकिन उस वक्त जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था। उस वक्त जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर $1 का भी कर्ज नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त डॉलर के कंपैरिजन में पाकिस्तान रुपए की वैल्यू थी $3.31। अगर आज $1 और पाकिस्तान रुपए की कंपैरिजन करें तो $1 की वैल्यू पाकिस्तान रुपए में $228 पड़ेगी। आज़ादी की बात करें तो जब पाकिस्तान बाहर से अलग हुआ था तो उस वक्त $1 की कीमत पाकिस्तान रुपए में थी $3.31। और आज के वक्त की बात करें तो $1 की कीमत है पाकिस्तान रुपए में $228। तो कितना बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है और इकोनॉमी में, ये आपके सामने ही है। बंटवारे के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिला दिया जाए तो 7 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की। उस वक्त भारत सरकार के साथ साथ पाकिस्तान सरकार भी रिफ्यूजी संकट से जूझ रही थी। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत के कंपैरिजन में अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी। एग्रीकल्चर के साथ साथ कई महत्वपूर्ण नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, जिसके कारण पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट था भारत के कंपैरिजन में। हालांकि शुरुआती दौर में पाकिस्तान का समय अपने आप को स्टेबल करने में और कश्मीर के युद्ध में ही बीत गया। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई, जिसके बाद भारत पाकिस्तान में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। यहाँ तक कि उस वक्त आरबीआई में काम करने वाले मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्टाफ का क्या होगा, इस पर भी काफ़ी लंबी खींचतान चली थी। अगस्त 2022 में पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8% दर्ज की गई थी। हालांकि 1952 में हुए कोरियन युद्ध ने पाकिस्तान में व्यापारिक वर्ग को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन अपने शुरुआती दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे सबसे बड़ी अहम वजह थी उस वक्त की अस्थिर सरकार। पाकिस्तान में कोई भी सरकार टिक नहीं रही थी। पाकिस्तान की अस्थिर सरकार सबसे बड़ी परेशानी थी पाकिस्तान की उस वक्त में। लेकिन फिर साल 1958 में आर्मी ने पाकिस्तान के सियासत पर पूरा कंट्रोल कर लिया और अयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, जिसके कुछ वक्त बाद ही अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया। अयूब खान के एरा में पाकिस्तान में नए सिरे से ग्रोथ शुरू हुई। 1958 से लेकर 1969 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ 5.82% था। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले। आज भी अयूब खान का दौर पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन दौर में से माना जाता है।
उस वक्त साउथ एशिया के किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान उस वक्त 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। अयूब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% की दर से ग्रोथ कर रहा था। तो पाकिस्तान ग्रो तो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का इस ग्रोथ का फ़ायदा हर वर्ग के इंसान को नहीं मिला। उस वक्त अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब हो रहा था। इस विकास का दंश ईस्ट पाकिस्तान के लेबर क्लास को भी झेलना पड़ा था, जिसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की वजह में से ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। अयूब खान के वक्त पाकिस्तान और तेज़ी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन 1965 की जंग ने उसकी सारी ग्रोथ को पीछे धकेल दिया। 1960 से लेकर 1965 के दौर में जो पाकिस्तान सालाना 3 गुना तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जंग के बाद में उसकी ग्रोथ में अगले 5 साल में 20% का डिक्लाइन दर्ज किया गया। फिर आया साल 1971। पाकिस्तान के लीडर्स की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी का काफ़ी डाउनफॉल हुआ। फिर आए जुल्फ़िकर अली भुट्टो। फिर जुल्फ़िकर अली भुट्टो का दौर आया। भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ पाकिस्तान की सत्ता पर अपना राज किया। भुट्टो का झुकाव सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ था, जिसके चलते भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सही नहीं थे। भुट्टो ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया था, जिससे इन इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रोथ 1960 के दशक में 6.8% पर एनम थी। वो ग्रोथ 1970 के दशक में कम होकर 4.8% पर एनम आ गया था। जब 1977 में जब भुट्टो को सत्ता से बेदखल किया गया, उस वक्त पाकिस्तान के जीडीपी 15.13 बिलियन डॉलर थी। फिर आया जियाउल हक का दौर, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे सुनहरा दौर माना जाता था। कि हालांकि इस दौर में पाकिस्तान ने तरक्की तो की, लेकिन अपने दम पर नहीं, बल्कि बाहरी मुल्कों के मेहरबानी पर। सितंबर 1978 में जियाउल हक ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति का पद संभाला और 17 अगस्त 1988 को एक प्लेन क्रैश में अपनी मौत तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे। इस दौर में पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉलिसीज़ IMF ही सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते 1982 में IMF के सिफारिशों पर पाकिस्तान में पहली बार पॉलिसीज़ में स्ट्रक्चर बदलाव भी किए गए। लेकिन ना तो ये पाकिस्तान सरकार को मंजूर था, ना तो आर्मी को मंजूर था। लेकिन पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। असल में पाकिस्तान ने 1950 में ही IMF को ज्वाइन कर लिया था। 1958 में उसने पहली बार 2.5 करोड़ डॉलर का लोन लिया। फिर उसने 1965 में, 1968 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1977 में और 1980 में पाकिस्तान ने IMF से करोड़ों डॉलर का कर्ज ले चुका था। यानी पाकिस्तान ने पहले ही उस वक्त तक IMF के कर्जे के नीचे दब चुका था। लेकिन पाकिस्तान के ये दिन बदलने वाले थे अफगान सोवियत वॉर के चलते। अफगानिस्तान में रशिया को नीचे दिखाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी और जियाउल हक ने इस मदद के बदले अमेरिका से अरबों डॉलर ऐंठे। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगान को 5 से 7 बिलियन डॉलर दिए और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। 1983 में पाकिस्तान को उससे 3.2 बिलियन डॉलर की मदद मिली, जिसके चलते पाकिस्तान ने उस वक्त IMF से लोन लेना बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान की इंडस्ट्री सेक्टर ढलान पर थी, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आई तेजी और विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से आने वाले पैसों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट किया, जिससे पाकिस्तान का GDP संभलने लगा। उधर जियाउल हक के दौर में मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जो पाकिस्तान की GDP का 7% था। वहीं सरकारी खर्चों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते 1988 में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्जा 290 मिलियन डॉलर्स पहुंच गया। फिर जियाउल हक की मौत के बाद बेनज़ार भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया और फिर 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्जा 900 मिलियन डॉलर्स को पार कर गया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में बाहर से बेहतर थी। 1990 के दशक में शुरुआती दौर में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से 25% ज़्यादा थी। 1992 में जहां भारत की 52% आबादी की रोज़ाना इनकम $1 से कम थी, वहीं पाकिस्तान की सिर्फ 11% आबादी ही ऐसी थी जो $1 से कम कमाती थी। यही नहीं, उस वक्त 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में काम कर रहे थे, जिसके चलते विदेशी मुद्रा पाकिस्तान में फ़्लो हो रहा था।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1990 के दशक के एंड तक पाकिस्तान IMF जैसी फाउंडेशन के सामने रेंगता नजर आया। 1996 तक पाकिस्तान की डेट थी $900 मिलियन और IMF ने मदद के बदले पाकिस्तान को स्ट्रक्चर चेंजेस करने की सलाह दी, जिसके चलते टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई और जनता पर महंगाई का बोझ आ गिरा। फिर आया साल 1998, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया। हमने नोट किया कि 28 मई को जब उन्होंने धमाका किया, हम हिंदुस्तान के जो एटीट्यूड्स थे, हिंदुस्तान का रवैया था, मॉनिटर कर रहे थे। उधर तो लगता था जैसे सब सूख गया। वो लोकसभा का इजलास था, वो सस्पेंड हो गया, कैबिनेट कमेटी मीटिंग बोल गई, कोई तर्जुमान ने जवाब ही नहीं दिया, उनके चेहरे मुरझा गए। फिर आया साल 1998, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया। पाकिस्तान की इस एक गलती ने उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, क्योंकि G8 ग्रुप में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी तगड़ा झटका लगा। 1998 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.55% रह गई। पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब थी। बाकी बची कसर कारगिल वॉर ने पूरी कर दी। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पाकिस्तान को फिर से संजीवनी मिल गई। वो घटना थी 9/11 का हादसा। On the morning of 11 September 2001, 19 Al-Qaeda terrorists hijacked 4 commercial passenger planes in the United States. अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और पाकिस्तान की किस्मत फिर से चमक उठी। पाकिस्तान में फिर से पैसा फ्लो होने लगा। 2001-2007 के बीच पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 17% से बढ़कर GDP का 23% हो गया और पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट भी GDP का 17.8% से कम होकर 16.1% रह गया। अकेले साल 2002 की बात करें तो अमेरिका द्वारा $11 बिलियन पाकिस्तान को भेजे गए। 2003-2007 के बीच पाकिस्तान की GDP लगातार 5% से ज़्यादा ग्रो हो रही थी। पाकिस्तान ने उस दौर में तरक्की तो की, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने के कारण पाकिस्तान का अच्छा दौर जल्दी ख़त्म हो गया। 2007-2008 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 37% तक नीचे आ गया। इसके चलते यूसुफ राजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.6 बिलियन का लोन लिया। फिर साल 2010 आया। भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। साल 2013 में पहली बार पाकिस्तानी रुपए डॉलर के कंपैरिजन में $100 पार कर 108 रुपये तक पहुंच गया। साल 2013 से 18 के बीच पाकिस्तान के हालात कागजों पर तो सुधरती हुई दिख रही थी, लेकिन IMF और चाइना बाकी देशों से लिया हुआ कर्ज पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खा रहा था। साल 2018 में इमरान खान की सत्ता संभालते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से डगमगाने लगी, जिसके चलते पहले सऊदी अरेबिया, फिर USA, फिर चाइना से लोन लेना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार यही नहीं रुकी। हालत ख़राब होते देख साल 2019 में IMF से $1 बिलियन का लोन फिर से लिया गया। फिर कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की एक बची खुची उम्मीदों को भी ख़त्म कर दिया और आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान की GDP ग्रोथ माइनस में चला गया। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ -1.33% हो गया। उधर पाकिस्तान की हालत सुधारने में नाकाम इमरान खान ने पाकिस्तान को भीषण कर्जे में डुबो दिया और अब शहबाज शरीफ भी डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जिनेवा से $10 बिलियन का लोन लेकर लौटे हैं। गवर्नमेंट की कर्जा लेने की आदत के चलते कभी भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना पालने वाले पाकिस्तान आज $290 बिलियन के कर्जे में है, जो कि उसकी GDP का 79% है। लेकिन इसके पीछे कसूर किसका है? पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान आर्मी का, या फिर आतंकवादियों को पालने का, या फिर कर्ज लेकर घी खाओ वाली पाकिस्तान की नीतियों का? सवाल बहुत हैं जो कि पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, ये है 1947 से लेकर अब तक की डूबते हुए पाकिस्तान की तस्वीर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।